आपने सालों से सुना होगा, हमारे प्रधानमंत्री मन की बात करते आए हैं, लेकिन मेरे को उस दिन का इंतजार है जब वो मेन की बात भी सुनेंगे और मैं की बात करेंगे। करें। मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक बात बोलूं, पुरुषों को स्पेशली, जो मेन एंड बॉयज हैं उनके लिए, स्पीक अप मैन, जी। स्पीक अप। जो तुम्हारा दुख दर्द है, जो तुम्हारे साथ गलत हुआ है, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ इनजस्टिस हो रही है, उसके बारे में बोलो तो सही। और आप देखेंगे हमारे देश में हमेशा इलेक्शन होते रहते हैं, हमेशा। हम हमेशा इलेक्शन के मोड पे रहते हैं। तो जब भी आपके पास कोई नेता आता है वोट मांगने के लिए, आप उनसे पूछिए कि मैं इस देश का बेटा हूं, या मां पूछे, पिता पूछे, मेरा एक बेटा है। जब उसके पर दुख दर्द आएगा, उसके ऊपर फर्जी केस होगा, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल सही है। अभी आपने देखा ही होगा, पिछले साल मेरे ख्याल मैरिज स्ट्राइक लगातार पूरे साल ट्रेंड हुआ है। अब मुझे एक मेरे ख्याल अमेरिका से एक जर्नलिस्ट ने भी कॉल किया था, इसके बारे में पूछा था कि भारत में मैरिज स्ट्राइक क्यों ट्रेंड कर रहा है मैडम। चीजों पुरुष की प्रताड़ना की बात सभी करते हैं, लेकिन पुरुष के पुरुषार्थ की बात कोई नहीं करता है। पुरुष के द्वारा किए गए शोषण की बात सब करते हैं, लेकिन जब उसी पुरुष का शोषण होता है तो उसके बारे में कोई बात नहीं करता है, क्योंकि वह पुरुष है, या ये कहें कि वह बंदर है उस मदारी का जिसका नाम है नारी। अबला उसको जरूर कहते हैं, पर वह पुरुषों पर हमेशा रहती है भारी। यह समाज कब तक चेतेगा, या कहें कि कब तक मां के लाल इसी तरीके से मरते रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रोबिन त्यागी। एनिग्मेटिक होराइजन के नए पॉडकास्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। आज ऐसे ही समाज को चेताने के लिए, ऐसे ही मां के लालों की जान जिंदगी बचाने के लिए जो फर्जी केसों में फंस जाते हैं, हमारे साथ ऐसी ही गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है बरकत ईरान। मैम नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। पहले तो मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ये सेल्फलेस सेवा जो आप कर रही हैं, लोगों को बचाने के लिए आप इस तरीके से सर्विसेज में लगी हुई हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए रॉबिन जी, ऐसा कुछ नहीं है, जी। ये हम सब की मुहिम है। जब महिलाओं के साथ कुछ भी गलत होता है, तो मेरे पुरुष भाई सबसे पहले सामने आके डट के मुकाबला करते हैं। चाहे वो सती प्रथा कह लीजिए, चाहे और बहुत कुछ है जो देश में चलता रहता है, तो तब सारे पुरुष संगठित होकर के उनकी लड़ाई को लड़ते हैं। अब जब मेरे भाइयों की बारी आई, पुरुषों की बारी आई, तो हम महिलाओं को कंधे के साथ कंधा जोड़ करके उनके साथ जो भी गलत हो रहा है उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। सरकार से जेंडर न्यूट्रल लॉज की डिमांड करनी चाहिए। और खासकर जो मेरी एक बहुत बड़ी लड़ाई है, वो है कि एक सरकार एक गठन करे मेंस कमीशन का। जब तक मेंस कमीशन का गठन नहीं होगा, पुरुषों के लिए कोई डेटा नहीं इकट्ठा होगा। जैसे आप अभी भी देखिए, एनसीआरबी का डेटा कहता है कि पुरुषों की आत्महत्या दर, पतियों की हस्बैंड सुसाइड रेट जो है, वो 3 गुना है। लेकिन हम सब चुप्पी, हम सब चुप है, मूक दर्शक बन के देख रहे हैं। यहां तक कि जो हमारे लॉ मेकर्स हैं, वो घोर निद्रा में सो रहे हैं। दे ऑल आर इन डीप स्लंबर, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेट देम डाई। यही हाल पुलिस स्टेशन का है, यही हाल जुडिशरी का है। जुडिशरी बस थोड़े थोड़े दिनों बाद एक स्टेटमेंट दे देती है कि मिसयूज हो रहा है। 95% 498 का मिसयूज हो रहा है, रेप लॉ का मिसयूज हो रहा है। कभी कुछ और ऐसी वर्डिक्ट्स आई हैं जहां पे अभी आपने हाल में ही देखा होगा, पॉक्सो को लेके के भी कहा है, कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि पॉक्सो के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, जिसमें कुछ फर्जी पॉक्सो के केसेस भी हैं। तुम्हारे बच्चे भी सुरक्षित नहीं है। हाँ, लेकिन बच्चों की जब आप बात करेंगे, तो पॉलिसीज हो या कानून हो, सिर्फ बेटियों के लिए है। क्या इस देश के बेटे अहमियत नहीं रखते? क्या मेरे भाई जो पूरी तरह से तन मन धन से एक परिवार को पालने में लगे हुए हैं, जीडीपी 80% जीडीपी पे पुरुषों का योगदान है, क्या उनके हकों को नकारा जा सकता है? क्या उनके साथ कोई अन्याय हो और हम चुपचाप बैठ के देखते रहे? मेरे से तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं एक मां भी हूं। मैं सिर्फ एक महिला नहीं हूं। ये लड़ाई इस देश के बेटों की है, ये लड़ाई इस देश के भाइयों की है।
जो कि उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। हमारे नरेंद्र मोदी जी हमेशा मन की बात करते आए हैं। आपने सालों से सुना होगा, हमारे प्रधानमंत्री मन की बात करते आए हैं, लेकिन मेरे को उस दिन का इंतजार है जब वो मन की बात भी सुनेंगे और मन की बात करेंगे। करें। उन्होंने तो नहीं आज तक करी, इसलिए मुझे ही शुरू करना पड़ा। मैं लगातार मन की बात करती आ रही हूं। किसी और भाई को या बहन को मन की बात करनी हो तो जरूर मुझसे जुड़े। मैं आपको पुरुषों के मुद्दों से, जो कि आपको ऑलरेडी पता है लेकिन आप उन्हें मानने के लिए नहीं तैयार है, स्वीकारने के लिए नहीं तैयार है, तो मैं आपको ऐसे मुद्दे बताऊंगी जहां पे आपको स्वीकारना पड़ेगा कि बेटों के साथ कितना अन्याय हो रहा है, और वो माए रो रो करके, बिलख बिलख करके मर रही हैं। माए भी आत्महत्या करती हैं जब उनके बेटों के साथ फर्जी केस हो जाता है, जब उनके बेटों को प्रताड़ित किया जाता है, जब उनके बेटों को यह धमकी दी जाती है कि हम तुम्हारे ऊपर झूठा फर्जी केस डालेंगे और तुम्हें जेल में बंद करवा देंगे। बातें बहुत हैं, अनगिनत हैं। मैं आपको अनगिनत मुद्दे गिनवा सकती हूं, दिन से रात, रात से दिन, कई दिन बीत जाएंगे। आपके पास रियल टाइम केसेस मेरे पास इतने हैं कि आप सुनते सुनते थक जाएंगे। मैं बताते नहीं थकूंगी, क्योंकि ये सारे केसेस मैंने पर्सनली हैंडल किए हैं। हमारी टीम रीच आउट करती है लड़कों को, उनकी बहनों को, उनकी माओं को, जिनके हमारे पास मैसेजेस आते हैं। मेरे पास 4 प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे मैसेजेस आते रहते हैं। एक हेल्पलाइन नंबर भी है जिस पे पर बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं। देखिए, ये हमारा काम नहीं है, ये सरकार का काम है। सरकार को आगे आना चाहिए, इस मुद्दे की सीरियसनेस को समझना चाहिए, और एक पुरुष आयोग का गठन सरकार द्वारा होना चाहिए। जेंडर न्यूट्रल लॉज बनने चाहिए, बेटों के लिए भी कोई पॉलिसीज बने। हम इसके ऊपर कार्यरत हैं, दिन रात कार्यरत हैं। लेकिन जो लोग मुझसे ऐसा, नाराज हो जाते हैं कि लेकिन मैं मैम, उनके मैसेज का जवाब नहीं देती। जी जी। मैम ऐसा क्यों है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन जेंडर न्यूट्रल लॉज पर बात नहीं करती है? क्योंकि वोट बैंक, मेल वोट बैंक बनाने की मेरी जो कोशिश है वो अभी कामयाब नहीं हो पाई। जिस दिन इस देश में मेल वोट बैंक तैयार हो जाएगा, उस दिन चीजें बदल जाएंगी। एक याद रखिएगा मेरी एक बात, मैं जीवित रहूं या ना रहूं, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आपको अपने राइट्स के लिए लड़ना पड़ता है, आपको आवाज उठानी पड़ती है। ये आपकी मुहिम है, मैं बार बार बोल रही हूं। मेरे लिए तो इस देश में सभी कानून हैं, मेरे लिए इस देश के सभी मंत्री खड़े हैं, मेरे लिए पुलिस खड़ी है, मेरे लिए जुडिशरी खड़ी है। महिलाओं के लिए सब सुख सुविधाएं हैं इस देश में। आवाज उठानी है पुरुषों को, तो आगे आइए भाइयों, हम इस मुहिम को आगे लेके जाएंगे। सरकार जो सोई है उसे जगाना मेरा काम, आपका साथ अनिवार्य है। मैम ऐसा क्या हुआ, या क्या क्या इंस्पिरेशन रही, या कोई पर्सनल स्टोरी हुई कि आपने सोचा कि हाँ, मैन की ही मुझे आवाज उठानी है, मुझे उनकी आवाज बनना है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये नहीं समझती कि पुरुष महिला को डिवाइड नहीं करते। ऑलरेडी जो है ना, देश बहुत डिवाइडेड है ऑन कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, बहुत डिवाइड है देश में। तो मेरे लिए मेंस राइट्स आर ह्यूमन राइट्स। मर्द को भी दर्द होता है। और 10-12 साल पहले, मेरे जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब दे रही हूं। 10-12 साल पहले मेरे एक मित्र के ऊपर रेप केस फाइल हुआ था। जैसे कि मुझे 12 साल पहले जब इसके बारे में सूचना मिली तो मैंने सोचा हाँ, किया होगा कुछ, जो एक आम महिला की धारणा होती है। धारणा है, धारणा जी। जी, ये धारणा है। तो पर जब उसकी माँ ने मुझे कांटेक्ट किया, उनकी माँ ने, जो कि मेरी भी, मैं कभी उनसे 1-2 बार मिली थी लेकिन बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी मेरी उनके साथ। लेकिन फिर उनकी माँ ने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने बताया ऐसा, तो मैंने सिरे से ही खारिज कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई महिला फर्जी रेप केस नहीं डाल सकती आपके बेटे पे। आपको एक माँ है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको
सोचने का टाइम दे रही हूँ, आप अगली बार फिर कॉल करें, अब मैं थोड़े दिनों बाद आपको फिर कॉल करूंगी और आप डिसीजन आपका है। उन्होंने नेक्स्ट डे फिर मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि बेटा आपने कुछ सोचा? मैंने कहा मेरे पास सोचने के लिए है ही क्या, जब मैं इस बात को मानने के लिए ही नहीं तैयार हूं। तो उन्होंने बोला कि बेटा ठीक है, इसके मरने के बाद 2 आंसू टपकाने घर मत आना। वो ट्रिगर पॉइंट था जी। मेरे लिए, ये बहुत दुखद सा सुनना कि मेरा दोस्त क्या मरने वाला है। क्या कोई मर सकता है? क्या कोई किसी को इतना टॉर्चर कर सकता है कि वो मर भी सकता है? और मैं उसके घर गई। उनकी माँ ने, उनकी सिस्टर भी थी एक छोटी, उन्होंने बहुत सारे एविडेंसेस दिखाए। धीरे 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 मेरे को विश्वास होने लगा और मैंने उनकी बहुत मदद करी। जितनी मदद कर सकती थी करी, उनकी काउंसलिंग करी, उनको उस सदमे से बाहर निकाला, केस फाइट करने में उनको बल दिया, पूरी फैमिली को बल दिया। और आज वो लड़का सुसाइडल टेंडेंसीज से बाहर आ चुका है। लेकिन क्योंकि उनके मित्र, फैमिली वाले, कुछ मीडिया वाले उन्हें लगातार परेशान करते रहे, इसलिए उन्होंने भारत छोड़ दिया है। जैसे कि आप रोहतक गर्ल्स वाले केस में भी देख लीजिए, रोहतक गर्ल्स वाला खूब लड़ी जी। मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी को भी बदनाम किया इन्होंने। झांसी वाली रानी कभी फर्जी केस नहीं डाला था किसी लड़के पे, उनकी जो शौर्यता थी उसके गुण गाते हैं हम। अब इन लड़कियों को कंपेयर तो किया गया झांसी वाली रानी से। जब नार्को टेस्ट हुआ तो साफ स्पष्ट पता चला कि इन लड़कियों ने, रोहतक सिस्टर्स ने फर्जी केस फाइल किया था लड़कों के ऊपर। ये नार्को टेस्ट हो चुका है, इसके बारे में आप सबको जानकारी होनी चाहिए, ऐसा मैं समझती हूँ। तो अगर रोहतक गर्ल्स को जिनके बारे में टीवी चैनल्स ने 2 महीने तक गुणगान किया था, उनको कई प्रकार के अवार्ड्स मिले थे, सरकारी नौकरी मिली थी, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज ने उन्हें, किसी ने 20,000, किसी ने 50,000, किसी ने कितने पैसे दिए थे। और उधर उन बेचारे लड़कों मतलब का एक जिनका एक कोई रेस सी कसूर लग नहीं जाती था। है। एक जी रेस जी जी। एक रेस लग लेकिन जाती है लड़कों हमारी की बात सोसाइटी में आपको कि बता हाँ दूं, हम जाके उनको शांत। जी। अवार्ड दिए। जी जी। हम उनको प्रोत्साहन देंगे, फर्जी केस और डालिए, ये एक्चुअल मैसेज ये था। लेकिन आपको थोड़ा सा लड़कों के बारे में बता दूं, लड़के बेचारे सबकी नौकरियां चली गई। किसी के पिताजी को पैरालिसिस हो गया, कोई पिताजी सदमे में आकर के बीमार हो गए, हार्ट अटैक हो गया। तीनों की नौकरियां नहीं लगी। वो हर दरवाजा खटखटाते रहे, यहां तक कि मनोहर लाल खट्टर जी ने उन्हें वादा किया था कि अगर आपका केस फर्जी पाया गया तो हम उन्हें सरकारी नौकरी देंगे, जो कि नहीं दी गई। ये एक झूठ था। और यूके से, यूके मीन्स देश के विदेशों से, यूनाइटेड किंगडम से आज भी पत्रकार उन्हें कॉल करते हैं और पूछते हैं कि भाई मोलेस्टेशन कैसे किया था तुमने उन लड़कियों का। तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, उन लड़कों के साथ कितना बुरा, उनकी जिंदगी तबाह कर दी गई है। जो कि आर्मी में जा रहे थे लड़के, एक लड़का पुलिस में जा रहा था, मैं आज भी उनके साथ टच में हूं। इतना बुरा हाल उन लड़कों का किया, पूरे सोशली बॉयकॉट कर दिया, पूरे रोहतक ने उन लड़कों का, उनकी फैमिलीज का बॉयकॉट कर दिया। और आज भी जब वो इस बात को भुलाना चाहते हैं, मीडिया वाले उन्हें कॉल कर करके उनको दुख देते रहते, उन्हें मोलेस्टर कहते रहते। क्या ये सही है? मैम, एक नए कानून में बदलाव हो रहा है जिसको मेंटल क्रूएल्टी बोलते हैं, जो इसी वीक में आया है। क्या आपको लगता है कि आपकी जो लड़ाई है बहुत बड़ी होने वाली है या बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी मेंटल क्रूएल्टी को लेकर भी? बिल्कुल, ये लड़ाई तो दिन प्रतिदिन बड़ी होती जा रही है, क्योंकि जैसे ही आपको मैंने अभी बताया था कि एनसीआरबी का डेटा कहता है कि 3 गुना पुरुषों की आत्महत्याएं हैं, मैरिड मेन की आत्महत्याएं हैं। अगर मैरिड मेन की आत्महत्या की दर 3 गुना है, तो प्रताड़ित हो रहे हैं ना पुरुष, इसीलिए मर रहे हैं कि कोई हंसी खुशी जाके लटक जाता है, किसी कोई फैशन चल रहा है, यहाँ पे कोई ट्रेंड चल रहा है मरने का, ऐसा तो नहीं है। और अगर ऐसा ट्रेंड चल रहा होता तो महिलाएं सबसे आगे होती। तो प्रताड़ना पुरुषों के साथ हो रही है, ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं आप, और इसी की वजह से ये डेटा बद से बदतर होता जा रहा है, स्थिति और भयावह होती जा रही है। और आने वाले दिनों में ये लड़ाई और बढ़ जाएगी, क्योंकि मेंटल क्रूएल्टी भी हम सिर्फ महिलाओं के साथ देखना चाहते हैं। क्या पुरुषों के साथ मेंटल क्रूएल्टी नहीं होती? आप मेंटल क्रूएल्टी की बात छोड़िए, यहां तक कि फिजिकल थप्पड़, घूसे, लात, हैंगर, बेलन, झाड़ू से मार पिट रही है उन्हें।
हर रोज मेट्रो में मैं देखती हूँ, हर रोज बसों में, हर रोज वीडियोस आते रहते हैं जहां पे पुरुषों को पीटा जा रहा है। लेकिन हमने उन्हें इन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। मेंटल क्रुएल्टी को तो आप भूल ही जाइए। मेंटल क्रुएल्टी तो इतनी होती है, फाइनेंशियल, अगर आप सपोर्ट नहीं दे रहे हैं अपनी वाइफ को, अपनी गर्लफ्रेंड को, वो बोलती है 10,000 रुपए चाहिए, अगर आपने वो 10,000 रुपए नहीं दिए, देखिए देखिए आपके साथ क्या क्या करेंगी वो आपको। इतना हैरेस कर देंगी, इतना हैरेस कर देंगी, मैं तो पर केस डाल दूंगी, मैं तेरा ये कर दूंगी, मैं तेरे खानदान को जेल भिजा दूंगी, मैं तेरी जिंदगी दुर्भर कर दूंगी जीनी, मैं तेरे साथ ये कर दूंगी, मैं तेरे को वो करके दिखाऊंगी। होड़ लगी पड़ी है। रेप केसेस तो ऐसे फाइल होते हैं जितनी देर में तो आप पिज्जा मंगा नहीं पाएंगे, जो 2 मिनट में आ जाता है, उससे पहले आपको रेप केस का फेस करना पड़ेगा। जरा सी आपकी अनबन हुई किसी लड़की के साथ, या आपका कोई हस्बैंड वाइफ का कोई झगड़ा है, या आपकी कोई प्रॉपर्टी का सेटलमेंट है, वो ब्लाउज फाड़ा, कुर्ता फाड़ा और बोल दिया जी मेरा तो रेप करने की किया है इन्होंने। किया है या नहीं किया है कहीं साबित थोड़ी ना करना है। मेडिकल टेस्ट के लिए लड़कियां मना कर देती हैं, हम नहीं करवाएंगे, तो क्या उखाड़ लोगे उनका? उनका कुछ ही नहीं उखाड़ सकते आप। पुलिस स्टेशन में मैं अक्सर जब फोन करती हूँ कि फर्जी रेप केस डाला था मैडम ने, लड़का इतना प्रताड़ित हो रहा है, आपको रोज कॉल कर रहा है, आप उसकी मदद नहीं कर रहे हो, आप क्यों नहीं मदद कर रहे हो? जब मर जाएगा तब मदद करोगे। फिर उसके बाद एक दिन वो लड़का मर भी जाता है, 22-22, 23-23 के डेथ डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के साथ, ये दिल्ली की बात कर रही हूँ। तब भी पुलिस वाले कहते हैं मरने दो सारे को, तुम्हारे को क्या है। तो ये फाइट तो बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि ना पुलिस को कोई फर्क पड़ता है, न जुडिशरी को कोई फर्क पड़ता है, न इस देश के नेताओं को फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है तो मैम ऐसा किसको तो नहीं पड़ता है है? कि कोई, जी, ऐसा तो नहीं कोई फर्क ऐसी पड़ता है तो कॉन्स्पिरेसी किसको चल रही है पड़ता कि जो है? हमारा। एक माँ को फर्क जी। पड़ता है। एक पिता से पूछिए जो रेल पटरी में जाके मर जाता है, जब वो ये देखता है कि मेरे बेटे की बेगुनाही साबित नहीं कर पा रहा हूं, मेरे पास सारे एविडेंसेस है, लेकिन मेरे को सुन क्यों रहा कोई नहीं रहा। अभी आज तक के ही एक पत्रकार के साथ ऐसा ही हुआ। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी वो मौत। उसने मौत को गले लगा लिया, रहस्यपूर्ण मौत है उसकी। लेकिन उनके माता पिता से पूछे, जो मुझे आज भी कॉल करते हैं और बहुत दुखी हैं, वो उसके लिए न्याय की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पे भी सुना नहीं जा रहा, उनका कोई साथ नहीं दे रहा। वो लगाएं गुहार तो किसको लगाएं, किससे बताएं, अपने दुख दर्द को कहाँ बयान करें? क्योंकि बेटों की लाइफ को हमने, बस हम ये बोलते हैं कि एवरी लाइफ मैटर, अरे मेल लाइफ ऑल्सो मैटर। हम जिस दिन ये समझ लेंगे कि अगर हमारी संवेदनाएं महिलाओं के साथ हैं, तो उतनी ही संवेदनाएं हमारी पुरुषों के साथ भी होनी चाहिए, उतनी ही बेटों के साथ भी होनी चाहिए। जब एसिड अटैक होता है बेटी के बारे में, बेटी के ऊपर, तो पूरा देश एक सुर में कहता है तुरंत गिरफ्तार करो इसको, इसको कड़ी से कड़ी सजा दे दो। कई तो कैंडल मार्च निकालने लग जाते हैं, फांसी की सजा दो। इक्वलिटी, हाँ। लेकिन जी। हाँ, लेकिन जब एक लड़का एसिड अटैक होता है उसके ऊपर और वो मर भी जाता है, तब मीडिया रिपोर्टिंग तक नहीं करती। कैंडल मार्च तो भूल जाइए, तो लड़कों को मरने दे क्या? बड़ा सवाल। क्या ऐसे ही लड़कों को मरने दे, चाहे वो एसिड अटैक से मरे, चाहे प्रताड़ना से मरे? जब मेरे भाई के साथ रोहतक में एक भाई के इंटेस्टाइन में 3 मिर्च के मिर्च के पैकेट डंडे से घुसेड़ दिए जाते हैं, और उस प्राइवेट पार्ट्स में जब ये मिर्च के पैकेट घुसेड़े जाते हैं तो उसकी वजह से इंटेस्टाइन टूट जाती है उसकी। वो एक पशुपालक है, वो एक फार्मर है, वो एक गरीब इंसान है, उसकी कहीं सुनवाई नहीं होगी। निर्भया के लिए सारा देश खड़ा था, 6 साल तक लड़ाई लड़ी। मुझे पता है, मैंने सुबह सुबह 6 बजे भी बहुत सारे चैनल्स में 6 बजे से लेके पूरा दिन, अभी जब उसे फांसी होने वाली थी तब डिबेट्स किए थे। लेकिन क्या जब निर्भय के साथ ऐसा होगा, सिमिलर जो निर्भया के साथ हुआ वही निर्भय के साथ हुआ, तो मीडिया ने रिपोर्टिंग तक नहीं करी? आखिर क्यों? श्रद्धा मर्डर केस था, 20-22 चैनल्स ने मुझे इनवाइट किया था श्रद्धा मर्डर केस पे बातचीत रखने के लिए। अपनी बात मैंने डे 1 से रखी थी, और डे 1 पे मैंने पूछा था कि जब एक पुरुष के आप ऐसे ही टुकड़े काट दिए जाते हैं तो क्या आप चर्चा करेंगे?
तब आप डिस्कस करेंगे, तब आप बोलेंगे कि इसे फांसी की सजा होनी चाहिए? कतई नहीं। और वही हुआ। मेरे मुंह पे सरस्वती बैठी हुई थी। वही हुआ 15 दिनों बाद। यही दिल्ली में पांडव नगर में एक लड़के, एक हस्बैंड को उसकी वाइफ ने 22 टुकड़ों में काट दिया। उसको उसी तरीके से रेफ्रिजरेटर में रखा, उसी तरीके से उसने अपने घर में पेंट व्हाइट वॉश कराया जिससे कि स्मेल बाहर ना जाए, और उसको उसी तरीके से डिस्पोज ऑफ करने, पास के जो अंधेरे इलाके थे उनमें डिस्पोज ऑफ करने जा रही थी मैडम, और पुलिस ने पकड़ा। लेकिन इसकी चर्चा कहीं नहीं मिलेगी आपको। और यहां तक कि जब मैं ऐसी बातों को उठाने की कोशिश करती हूं, श्रद्धा मर्डर के केस के साथ ही ऐसी बातें उठाई मैंने, तो उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया। कई चैनल्स ने मुझे म्यूट कर दिया। तो मीडिया को अकाउंटेबल बनना पड़ेगा, और अगर मीडिया अकाउंटेबल नहीं है तो दूसरे साथियों को सामने आना चाहिए और ये बातें देश के सामने रखनी चाहिए। कंझावला केस ले लीजिए। कंझावला केस में एक लड़की 31st की नाइट को उसका एक्सीडेंट होता है, और उसका डिस्कशन सारे प्राइम टाइम पे होता है। वो दुर्भाग्यपूर्ण था, मैं ये कतई नहीं कह रही। जो उस लड़की के साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उसके टुकड़े हो गए, वो मर गई, ये बहुत ही दुखद है। लेकिन उसी रात, 31 की ही रात को, एक लड़का आगरा के हाईवे में उसी तरीके से हजारों टुकड़े कट गए, कई गाड़ियां उसके ऊपर से निकल गई, लेकिन नॉट इवन अ सिंगल मीडिया हैज रिपोर्टेड दिस। तो ये भेदभाव क्यों? अगर उसके पार भी रिपोर्टिंग हमारी होती तो हम सोसाइटी उससे भी तो डिस्कस करते। ह्यूमन राइट्स तो मैम सबके बराबर हैं, मैन हो या वुमेन। ये तो रॉबिन जी कह रहे हैं, बाकी दुनिया शायद सो रही है, या बोलना नहीं चाहती, या उन्हें पता नहीं क्या डर बैठा हुआ है उनके दिमाग में, या मैं नहीं समझ पाई। मैम आपको ऐसा नहीं लगता कि जो कॉन्स्पिरेसी हो कुछ इस तरीके की, जो हमारा समाज है, हमारी सोसाइटी है, उसको डिवाइड करने के लिए, कि अब बस एक एक ऐसा ही रिश्ता बचा है हस्बैंड वाइफ का, कि इसको भी तोड़ दें और इसी तरीके से पूरा जो इंडिया का जो सिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर दिया जाए? बिल्कुल, मैं डे वन से इस कॉन्स्पिरेसी को एक्सपोज कर रही हूँ। विदेशी फंडिंग आती है भारत को तोड़ने की। भारत कैसे टूटेगा? भारत के परिवार का तोड़ दो। परिवारों का विघटन लगातार होता आ रहा है। हस्बैंड वाइफ को आपने इतना लड़वा दिया है। आज डाइवोर्स रेट कितना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है, लेकिन फिर भी डाइवोर्स थम नहीं रहे हैं। डिवाइड करना है फैमिली को। पहले हम कितने खुश थे जब हम जॉइंट फैमिलीज में रहते थे। मुझे आज भी याद है, मैं खुद भी जॉइंट फैमिली में अभी रहती हूँ। डिवीजन ऑफ लेबर, जो आप मुझे देख पा रहे हैं कि मैं इतने सारे काम कर पाती हूँ, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। यहाँ डिवीजन ऑफ लेबर है। बहुत सारी चीजें जो मैं नहीं, जब घर पे होती मैं नहीं कर सकती, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे बच्चों की तरफ, मेरे पति की तरफ, मेरी सास ससुर की तरफ। लेकिन उसमें मेरी हेल्प हो जाती है जब मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। लेकिन इन्होंने जॉइंट फैमिली कल्चर बिल्कुल खत्म कर दिया। उसके बाद ये लेके आए एक न्यूक्लियर फैमिली। आज तो ये हाल है कि न्यूक्लियर फैमिली में भी लड़ 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 के बुरा हाल है। हस्बैंड वाइफ इकट्ठे नहीं रहना चाहते। बच्चों का कोई अता पता नहीं है कि बच्चे किसके पास रहेंगे। कोर्ट में लड़ाइयां चल रही हैं। वैसे 90% बच्चे माओ को दिए जाते हैं। पिता बेचारे बिलक बिलक करके बच्चे का मुंह देखने के लिए तरस जाते हैं। कोर्ट में उनको मिलने के लिए दिया नहीं जाता समय। जब कोर्ट एक समय देती भी है, तब भी वाइफ्स की ये डिमांड होती है 50,000 रुपए दो, 1 लाख रुपए दो, तब बच्चे को दिखाऊंगी। बच्चे तो क्या, पुरुष सिर्फ एक स्पर्म डोनर और एक एटीएम मशीन बन के रह गया है? क्या पुरुष का बच्चे के ऊपर कोई हक नहीं है? मैंने अक्सर देखा है, अभी हाल में ही एक केस आया था मेरे पास कि पुरुष की 10-12 साल की शादी थी, पुरुष और महिला की, और उस कपल की जो छोटी मोटी अनबन जो हर जगह पे होती है, उसमें एक रात मैडम ने 6 साल के बच्चे को उठाया और वो गुम गई। फोन वोन सब उन्होंने तोड़ दिया। अब बच्चे को लेके चली गई। दादा दादी का बुरा बुरा हाल, रो रो के दादा दादी तो हॉस्पिटलाइज हो गए। पिताजी को समझ ना आए कि दादा दादी को कैसे बचाए। माता पिता को देखें कि बच्चे को ढूंढे, पत्नी को ढूंढे, पुलिस में गुहार लगाई, किसी ने कोई मदद नहीं करी।
आखिर वो बहुत मेंटल ट्रॉमा में वो खुद भी चले गए। लेकिन हो क्यों रहा है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। हस्बैंड वाइफ को भी तोड़ दो, उनके रिलेशनशिप को खत्म कर दो, माय बॉडी माय चॉइस के नाम पर कुछ भी कर रही हैं आज महिलाएं। मी और टू। सारा जो आरोप पुरुषों के ऊपर। मैम, लोग आज के टाइम में कुछ लोग ऐसा देखा गया है कि स्टडीज ऐसी आई है कि लोग शादी नहीं करना चाहते, या कहें कि जिनके एक बच्चे तो वो उसी तरीके से वहां तक ही सीमित होना चाहते हैं, क्योंकि इस समय कॉस्टली भी हो गया है बच्चों को नर्चर करना। तो ऐसा क्यों है? कि आपकी क्या राय है? कि आप इसको सही मानते हैं कि शादी नहीं करना चाहते लोग इससे हट रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही है। अभी आपने देखा ही होगा, पिछले साल मेरे ख्याल मैरिज स्ट्राइक लगातार पूरे साल ट्रेंड हुआ है। अब मुझे एक मेरे ख्याल अमेरिका से एक जर्नलिस्ट ने भी कॉल किया था, इसके बारे में पूछा था कि भारत में मैरिज स्ट्राइक क्यों ट्रेंड कर रहा है मैडम। तो मैंने जैसे ही उन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने पहला क्वेश्चन तो उनसे ये पूछा, क्योंकि थोड़ी सी मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, क्योंकि मैं बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ। तो मैंने उनसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि भारत में मैडम क्या हो रहा है, इसमें आपके पेट में क्यों दर्द हो रही है, आपको क्या लेना देना, हम देख लेंगे जो भी है। बोली नहीं नहीं, ये मैरिज स्ट्राइक क्यों हो रहा है, आप लोग ट्रेंड करवा रहे हो। मैंने कहा हाँ, ट्रेंड करा रहे हैं। वो इसलिए करा रहे हैं क्योंकि क्यों करेगा पुरुष शादी, क्यों विवाह के बंधन में बंधेगा? एक दिन 2 दिन बाद आप ये मैरिटल रेप लगा दोगे, उसके बाद 4 महीने बाद, 2 महीने बाद ये, तब मैरिटल रेप के ऊपर डिस्कशन चल रहा था दिल्ली हाई कोर्ट में। हमारी पीआईएल लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, चंद्रचूड़ सर ने एक्सेप्ट भी कर लिया है वो पीआईएल, जहां पे हम अपोज कर रहे हैं मैरिटल रेप को। तो अगर ऐसे ही इतने सारे कानून हैं जिनका दुरुपयोग हो रहा है, जो कि कोर्ट खुद कह रही है, जब इतने सारे कानून हैं तो एक और मैरिटल रेप लाने की क्या जरूरत है? चलिए खैर, आप वो भी ले आए, मैरिटल रेप भी ले आए, बट उसकी क्या हमें जरूरत है? और हस्बैंड प्रूफ कैसे करेगा अपनी इनोसेंस? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो इसी को लेकर के मैरिज ट्रेंड ट्रेंड कर रहा था इस देश में। क्योंकि अगर हस्बैंड के ऊपर ऐसे एक केस लग जाता है, फिर वो जो लड़का है वो अपनी इनोसेंस तो प्रूव नहीं कर पाएगा और उसे जेल हो जाएगी। तो हम और क्रिमिनल्स जेल में बना रहे हैं, एक इनोसेंट पुरुष को आप जेल में डाल देंगे, क्योंकि वो अपनी, चाहे वो ब्रह्मा जी भी नीचे उतर आए तो वो अपनी इनोसेंस तो हस्बैंड प्रूव नहीं कर सकता कि वो जो सेक्स हुआ था वो कंसेक्सुअल था या फोर्सफुल था। तो इसलिए क्यों करेंगे? अब मुझे बताइए, मुझे उसी रात को मतलब जिस दिन ये पीआईएल वगैरह की बातचीत हो रही थी दिल्ली हाई कोर्ट में, जब ये मामला चल रहा था, बहुत सारे उन दिनों, बहुत हर रोज 100 फोन आ रहे थे मुझे कि मैडम अब क्या होगा हमारा, ऐसा कानून आने वाला है तो अब हमारा क्या होगा। तो वो बहुत डर और भय का माहौल है। कोई भी पुरुष क्या चाहेगा, कोई भी बेटा इस देश का चाहेगा क्या कि उसके माँ बाप को जेल भेज दिया जाए, उसे जेल भेज दिया जाए, या माँ बाप को, देखिए अवनीश कुमार की जजमेंट के बाद थोड़े माँ बाप को इतना इजिली तो नहीं डाल सकते, लेकिन आज भी हो रहा है, बहुत हो रहा है, बहुत परेशान किया जाता है माँ बाप को। मैं ये नहीं कह रही कि कुछ रुका, एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेलिंग, हैरेसमेंट माँ बाप का बहुत चल रहा है, वो सब कुछ हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा अवनीश कुमार की जजमेंट आने के बाद उनको सिर्फ अरेस्ट नहीं करते। लेकिन अगर एक बेटा भी अरेस्ट होता है इस चीज में, तो माँ बाप हिल जाते हैं, माँ बाप की स्थिति बहुत खराब हो जाती है, सोसाइटी उनसे बार बार तरह तरह के सवाल पूछती है जिसका जवाब वो नहीं दे सकते। तो स्थिति तो बहुत 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 भयावह है। तो इसलिए ही मैरिज लड़कों ये लड़के नहीं करना चाहते। ये लेकिन हाँ, धारणा मैम, मेरे ये साथ, गलती पुरुष की ही है। ये धारणा मैम कैसे टूटेगी या कब टूटेगी? क्या एजुकेशन इसमें कोई अपनी मुख्य भूमिका निभा सकता है? जी आपने रॉबिन जी बिल्कुल सही कहा। एजुकेशन बिल्कुल शुरू से देनी चाहिए, सेक्स एजुकेशन भी जो हम देते हैं वो बहुत जरूरी है। राइट टच, जो सॉरी गुड टच, बैड टच, ये हमें मैं दोनों को सिखाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बेटियों को सिखाना है, बेटों को भी सिखाना है। मेल रेप के भी बहुत केसेस आ रहे हैं और पहले भी आते थे। तो ये भी एक जो है मिथ है कि मेल रेप नहीं हो सकता, उसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। ये बहुत अनिवार्य है। लेकिन सिर्फ एजुकेशन नहीं, मैं चाहूंगी मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक बात बोलूं पुरुषों को स्पेशली, जो मेन एंड बॉयज हैं उनके लिए, स्पीक अप मैन, जी। स्पीक अप। जो तुम्हारा दुख दर्द है, जो तुम्हारे साथ गलत हुआ है, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ इनजस्टिस हो रही है, उसके बारे में बोलो तो सही। और आप देखेंगे हमारे देश में हमेशा इलेक्शन होते रहते हैं, हमेशा, हम हमेशा इलेक्शन के मोड पे रहते हैं। तो जब भी आपके पास कोई नेता आता है वोट मांगने के लिए, आप उनसे पूछिए
कि मैं इस देश का बेटा हूं, या माँ पूछे, पिता पूछे, मेरा एक बेटा है, जब उसके पर दुख दर्द आएगा, उसके ऊपर फर्जी केस होगा, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? क्या आप पुरुष आयोग का गठन होना चाहिए ये मुद्दा पार्लियामेंट में उठाएंगे? क्या आप ये पार्लियामेंट में मुद्दा उठाएंगे कि जेंडर न्यूट्रल लॉज होने चाहिए कंट्री में? ये दो चीजें सभी पुरुषों को करनी चाहिए। लगातार ईमेल्स लिखते रहिए। अगर आपके साथ कोई भी अत्याचार हो रहा है, हमें लिख सकते हैं, सरकार को लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। चुप मत बैठिए, चुप्पी तोड़िए। स्पीक अप मैन, स्पीक अप। थोड़ा सा आप पुरुष आयोग के बारे में ज़रूर बताइए मैम कि कैसे लोग इससे जुड़ सकते हैं जिनको इसकी ज़रूरत है, किस तरीके से इसके साथ कनेक्ट हुआ जा सकता है। ये पुरुष आयोग का ब्रोशर है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। और इसमें हमने सारी बातें लिख रखी है। इसको हमने ट्विटर वगैरह पे भी लोड किया हुआ है, हमारी हर जगहों पे आपको मिल सकता है। कि डीएम भी मेरा ओपन है सभी तरफ, लेकिन वही है कि सबको हेल्प करना या सबको आंसर बैक करने में देर लगती है। तो निराश ना होइए, हताश मत होइए। हम भी, ये गैर सरकारी काम है, इसमें हमें सरकार कहीं सहयोग नहीं देती ना। एक तो ये नॉन फंडेड है। हमें ये आपको बताना बहुत जरूरी है कि इस काम को कितना मुश्किल है करना। हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप लोग आते हैं, हमसे मदद मांगते हैं और आगे निकल जाते हैं, और हम आपको निशुल्क, मैंने आज तक किसी से 1 रुपया भी नहीं मांगा मदद करने का, कभी नहीं मांगा। लेकिन मेरे YouTube चैनल पे जहां अबाउट है, वहां पे हमने डाल रखा है कि किसी को कोई भी मदद करनी हो, वहां आईएफसी कोड डला हुआ है, सारे बैंक डिटेल्स डले हुए हैं। लेकिन किसी ने कभी भी कोई योगदान नहीं दिया। वो सेक्शन तो कोई देखना भी नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो जाए, लेकिन पड़ोसी के घर में। काम करिए, चेंज चाहिए। अच्छा, हर मंत्री पड़ोसी को को। मिल चुकी हूँ मैं, कैबिनेट में भी और दूसरी जगहों पे भी, वो ये बोलते हैं बहुत सराहनीय काम कर रही है मैडम, बहुत सराहनीय है। मैं कहती हूँ सर, मैं यहाँ पे ये तो सुनने नहीं आई कि मैं सराहनीय काम कर रही हूँ या नहीं, और ना ही मुझे ये जानना है। क्योंकि सराहनीय काम तो उस दिन होगा जिस दिन कोई बदलाव आएगा। जब अभी बदलाव ही नहीं आया तो सराहनीय काम कैसे हो गया? तो ये तो गलत कह रहे हैं। अब आप बात करिए बदलाव की। तो वो ये कहते हैं, सीनियर से सीनियर मिनिस्टर्स ये कहते हैं, मैडम बरखा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट हु इज गोइंग टू बेल द कैट? देन आई से, सर यू आर आवर रिप्रेजेंटेटिव, you will only bell the cat, and please do it ASAP, as soon as possible, so that एक बैलेंस बन सके सोसाइटी का। हम आखिर मांग क्या रहे हैं? हम ये तो नहीं कह रहे कि जो रेपिस्ट पुरुष है हम उनके साथ खड़े हैं, बिल्कुल भी नहीं। जो गलत है वो दोनों तरफ है, महिलाएं भी गलत होती हैं। अगर पुरुष गलत है तो क्या महिलाएं गलत नहीं है? तो कॉल आउट करिए ना। जो क्राइम हैज नो जेंडर। अगर महिला ने कोई गलत किया है तो उसे भी उतनी ही सजा दीजिए ना, उसे भी फांसी की सजा सुनाइए। लेकिन एक फर्जी बलात्कार का केस डाल दे, तो पुरुष का बलात्कार भी तो हुआ। तो जिसने फर्जी केस डाला है उसे दे दीजिए ना, एक उम्र कैद दे दीजिए या फांसी की सजा सुना दीजिए। अपने आप केसेस कम हो जाएंगे। 498 के केसेस, आप खुद ही कह रहे हो 95% फॉल्स हैं। तो जो फॉल्स है उन्हें दे दीजिए, उन्हें दे दीजिए फांसी की सजा। अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, केसेस कम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो ये बहुत सारी चीजें, मिसयूज बिल्कुल क्लॉज मैम। डालिए। एजुकेशन पे बात की थी क्या? हमारा जो समाज है वो सिनेमा से भी बदलता है, सिनेमा को देखकर भी कुछ ज्यादा चेंजेस आते हैं। अगर हम मूवीज की बात करते हैं, ऐतराज एक मूवी आई थी या बिल्कुल। सेक्शन 375 जिसको ज्यादा तवज्जो नहीं मिली। वहीं अगर पिंक की बात करते हैं, एक पिंक मूवी आई थी, तो उन सब जितने भी फेमिनिस्ट टाइप या कहें कि महिलाओं के अधिकारों को लेकर मूवी आती हैं उनको ज्यादा तवज्जो मिलती है। और जो फर्जी केसेस पर या ऐतराज का या सेक्शन 375 पर, इनको इनको हमारे समाज में देखना नहीं चाहता, कोई लोग पसंद नहीं करना चाहता। ऐसा क्यों है? अगेन मैं वही बता रही हूं कि ऐसा एक माहौल सा बनाया हुआ है। छपाक, छपाक जेंडर न्यूट्रल भी तो बन सकती थी। अभी मैंने आपको कितने सारे केसेस बताए हैं कि एसिड अटैक पुरुषों पे भी होता है, लिव इन पार्टनर्स के ऊपर होता है, तो वो पुरुष भी होते हैं लिव इन पार्टनर्स। लेकिन छपाक क्या बनी थी? महिला के ऊपर। क्योंकि $1 million की महिला के फंडिंग ऊपर। आएगी, आपको अवार्ड मिलेंगे। तो एक ये सोच है, इसको बदलने की जरूरत है। अगर पुरुषों की लड़ाई लड़ने के लिए हमें दिन रात रेप थ्रेट्स, मर्डर थ्रेट्स ही सिर्फ मिलेंगे, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे?
या और लोग कैसे जुड़ेंगे? तो इस मिथ को ब्रेक करना है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ गलत महिलाओं के साथ होता है, तो मूवीज भी उन्हीं के ऊपर बने। मैंने खुद 5 साल पहले मुंबई में जाकर के काफी डायरेक्टर्स और एक्टर्स से मिली थी मैं, और मैंने उन्हें कई रियल टाइम स्टोरीज दी थी कि आप ये पुरुषों का दर्द है, इसके ऊपर भी स्टोरी बनाइए। तो किसी ने भी हाँ नहीं भरी। इसीलिए मुझे द कर्स ऑफ मैनहुड बनानी पड़ी, जो कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म है और मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप लोग देख सकते हैं। मेरा सभी जो भी ट्विटर है या फेसबुक है, बरखा त्रेहन 16 के नाम से है। तो आप जाकर के इस मूवी को देखिए, कर्स ऑफ मैनहुड। ये अनहर्ड क्राइज ऑफ मेन है। तो देखिए, मुझे ये मूवी बनानी पड़ी, और जबकि बहुत ज्यादा कोई इस मूवी को हम प्रमोट नहीं कर पाए। ऑब्वियसली मैं कितने काम कर सकती हूँ, आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। अभी हमने एक छोटी मूवी बनाई है, सेक्सुअल हैरेसमेंट। जो वर्क प्लेसेस पे जो सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस होते हैं, वहां लड़कियों की सुनवाई होती है सिर्फ, लड़कों की तो कोई सुनवाई होती नहीं है। ये एक रियल टाइम स्टोरी के ऊपर बनी हुई है। और वो यही दिल्ली का ही लड़का था, नोएडा का, जो मर गया था, जिसने आत्महत्या कर ली थी, उसी के ऊपर बनी हुई है। लेकिन इस फिल्म में हमने जो दर्शाया है उसमें हमने क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ, से नो टू सुसाइड, डोंट ऑप्ट सुसाइड, प्लीज रीच आउट टू मी, लेट्स फाइट बैक, आई काउंसिल यू। ये सारी बातें मैं लगातार अपने बातों में रखती आई हूँ, मैन की बात जो मैं करती हूँ। तो इस वजह से मैंने इस फिल्म में ये नहीं दर्शाया कि लड़का मर गया था। लड़के ने हमें अप्रोच किया, वो वैसे ही हुआ था। मैं स्टोरी तो नहीं बताऊंगी आपको यहाँ पे, लेकिन लड़के ने जब हमें अप्रोच किया जी जी तो हाँ उसे वो हमने फाइट बैक करने की स्पिरिट दी, और उसने फाइट बैक किया। तो डोंट ऑप्ट सुसाइड, फाइट आखिरी बैक, ये क्वेश्चन सभी लास्ट। पूछते जी हैं। इसका नाम लास्ट बता एक दूं मैं, ये क्वेश्चन, आप इसका नाम सोसाइटी है, में बाहर जा। इस मूवी जी इस मूवी का नाम है वन साइडेड लव। और ये अभी मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं है, तो जो भी भाई इससे देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, अगर कोई चाहता है इस मूवी के बारे में जानकारी और ले, तो वो मुझे संपर्क कर सकते हैं। जी बताएं, अब आपका नेक्स्ट सवाल। एक मेरा आखिरी सवाल है मैम। सोसाइटी में जब आप जाते होंगे तो आपको लोग बोलते होंगे कि अरे ये तो इससे बात नहीं करना है, इससे दूर रहना है, क्योंकि ये तो मेंस की बात करती है, आदमियों की या पुरुषों की बात करती है, इससे क्या बात करनी, इसको जो भी बोलेंगे या कुछ बताएंगे तो वो इसको अपने ही तरीके से लेगी। हर रोज होता है। देखिए, रेप थ्रेट्स, मर्डर थ्रेट्स, बड़ी बड़ी महिलाएं जो बड़े बड़े हैंडल चलाती हैं, वो बोलती है पागल है ये, पागल है, पता नहीं इसको क्या, पूरे दिन पुरुष पुरुष करती रहती है, पूरे दिन इससे जब मिल लो पुरुष के साथ ये हो गया, पुरुष इतनी कहानियां हैं इसके पास, इतनी बताती रहती है। अगर इतना काम इसने महिलाओं के लिए किया होता, एक महिला मंत्री ने मुझे कहा होता, अरे पागल हो क्या, इतना काम अगर महिलाओं के लिए किया होता ना, मिनिस्ट्री में जगह मिली होती तुम्हें, तुम सच में पागल हो, अपना टाइम बर्बाद कर रही हो। मैंने कहा कोई मैडम नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप अपना टाइम सदुपयोग करिए, हम बर्बाद करें ना करें, लेकिन हम चेंज लाने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं हमारे एक देश की, वैसे तो अपने आप को नेता कहती है, मैं तो नहीं समझती उन्हें नेता। वो है स्वाति मालीवाल, जो हमें दिल्ली पुलिस बरखा त्रेहन को गिरफ्तार करो ये ऐसा ट्विटर वगैरह पे लिखती रहती है। मतलब उनका मुझे समझ नहीं आया, जी मेरे को गिरफ्तार करवा के उन क्या कर लेंगी। खैर, जब भी वो कहती हैं कि बरखा त्रेहन को गिरफ्तार करो, तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, जेल के इस पार या उस पार मैं जेल के सामने ही रहती हूँ, करवा दो गिरफ्तार, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है मुझे। अगर बदलाव आए, तो मुझे तो चलिए पार्लियामेंट मैम। के सामने जी से भी गिरफ्तार किया गया था, तो भी कुछ ना उखाड़ पाए। तो अब कर लो गिरफ्तार, लेकिन बदलाव आना चाहिए, लिख के देना। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट एपिसोड के साथ जुड़ने के लिए। और जो भी व्यूवर्स हैं, जो भी लिसनर्स हैं, मैम की अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं तो हम मैम के साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद मैम।